उसने कहा कि भाई साहब अब हम सरकार बनाएंगे, अब भारतीयों के हिस्से में, हमने कहा था जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम भारतीयों को क्या सौंप देंगे, शासन। पर अभी तक पंगा चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस कर रही है भारत होना चाहिए एक, और मुस्लिम लीग कर रही है भारत होना चाहिए दो। तो उनका ये मीटिंग तो हमने शिमला में करेंगे। कहां पे करेंगे? पर मैं अभी भी घोषणा करता हूं कि अब दो पद को छोड़ के सारे पद भारतीयों को दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो उसने कहा मैं तो भारतीय कैसे बन जाऊं, मैं तो अंग्रेज हूं, तो अंग्रेज रहूंगा। तो एक तो गवर्नर जनरल कौन होगा? अंग्रेज। एक सेनापति। एक कौन? सेना अंग्रेजों के पास रहेगी। सेना यदि तुम्हारे पास यदि तुम हमें ठोक दो, तो दो को छोड़ के, सेनापति और गवर्नर जनरल को छोड़ के सारे पद किसको दिए जाएंगे? वित्त मंत्री तुम, विदेश मंत्री तुम, कृषि मंत्री तुम, स्वास्थ्य मंत्री तुम, रक्षा मंत्री तुम, सारे सारे मंत्री तुम। बस दो को छोड़ के। कौन कौन से? तो कार्यकारी परिषद में सदस्य जो होते हैं वो सारे कौन होंगे? भारतीय। किसको छोड़ के? और जैसे उसने कहा कि गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद को छोड़ के सभी पद किसको दिए जाएंगे? अपने बड़ा उनका ये लास्ट लाइन रिपीट करना। उसने कहा सिंपल लाइन है यार, समझ नहीं आई क्या? कार्यकारी परिषद में जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में से गवर्नर जनरल को और सेनापति को छोड़ के सारे पद किसको दे दिए जाएंगे? भारतीय। सारे पद किसको दिए जाएंगे? भारतीय। अब पद थे कितने? देखो हमने उधर पढ़ा था कि 10 है ना, 10 जो होंगे भारतीय, 3 कौन होंगे? तो वो उधर 13 मंत्रियों की बात, कितने मंत्रियों की बात कर रहे हैं? 13। और एक हो गया आपका गवर्नर जनरल, तो टोटल कितने हो गए? 14। एक गवर्नर जनरल अलग छोड़ दो, एक सेनापति हो गया, गवर्नर जनरल अलग छोड़ दो, 13, सॉरी टोटल मंत्री कितने हो गए? 14। तो 14 में उन्होंने कहा कि भाई जो 14 मंत्री है उनमें से जो गवर्नर जनरल और सेनापति को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे पद वो किसको दे देंगे? हम भारतीय। अपने वालों का भारतीय मतलब ये भारतीय हमारे समझ नहीं आया, तुम भारतीय किसको कहते हो? सर भारतीय तुम सारे, अपने वालों का ऐसे नहीं। तो ये बता हिंदू कितने होंगे, मुसलमान कितने होंगे, कौन सी जाति के कितने होंगे? वेबल ने कहा इसीलिए हमने तुम पे 200 साल राज किया, क्योंकि तो अभी तक भी तुम इससे ऊपर उठने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा देखो टोटल मंत्री बनाएंगे हम आपके 14। कितने बनाएंगे? 14 बनाए थे उन्होंने टोटल। तो उनका था 14 में 5 तो लेंगे मुसलमान। 5 कौन लेंगे? 5 लेंगे सवर्ण हिंदू, मतलब अपर कास्ट हिंदू, सवर्ण हिंदू, और मुसलमानों की संख्या तो क्या होगी? बराबर। और बाद में 3 ले लेंगे और माइनॉरिटीज, दूसरे जो माइनॉरिटीज है, 1 ले लेंगे दलित। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और सवर्ण हिंदुओं की संख्या तो क्या होगी? बराबर। बाकी हम अपने हिसाब से ले लेंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उनके अनुसार ले लेंगे। तो उसने कहा तो डन, आगे की जो भी बात करनी है उसके लिए सम्मेलन कहां पर बुलाएंगे? शिमला। हमने कहा सम्मेलन में आएगा कौन? सारे तो हमारे जेल में बैठे हैं। उसने कहा जेल से छोड़ देंगे। तो क्या वेबल प्लान में क्या क्या बातें हैं? कार्यकारी परिषद में 2 पद अंग्रेजों के पास रहेंगे, कौन से? गवर्नर जनरल और सेनापति। सवर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या क्या होगी? बराबर। आगे जो भी बात है वो कहां होगी? शिमला में। और राजनीतिक कैदियों क्या कर देंगे? अब मुझे बताओ 40 से 46 तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब बैठे बैठे का बाकी बातें बाद में, पहले मंत्री बनाओ। आपने कहा था ना भारतीयों को मंत्री बना दिया जाएगा। रेबल ने कहा हाँ भाई बनाएंगे, बताओ भाई किस किस को मंत्री बनाना है? जिन्ना ने कहा रुको। जिन्ना ने एक पर्ची निकाली, पर्ची निकाल कहा ये पकड़ो मुसलमान मंत्रियों के नाम। किसके नाम? तो कांग्रेस वालों का ये क्या तरीका है? मतलब मुसलमान मंत्रियों के नाम अकेले तुम बताओगे? उसने कहा तो मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग, तो मुसलमान मंत्री कौन बताएगी? मुस्लिम लीग। मुसलमान सारे के सारे मुस्लिम लीग की तरफ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा हीरो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं मैं क्या हूं फिर? जिन्ना ने कहा कुछ भी हो सकता है पर मुसलमान नहीं है। जिन्ना अड़ गया इस बात पे कि मुसलमान मंत्रियों के नाम केवल कौन बताएगी? मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस मर गई। यदि कांग्रेस ये मान ले कि मुसलमान मंत्रियों के नाम केवल कौन बताएगी? मुस्लिम लीग, इसका मतलब कांग्रेस ये मान रही कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है। तो कांग्रेस का सेकुलरिज्म वाला तो वो पूरे झड़ जाए पूरी तरीके से। तो कांग्रेस ने कहा भाई ये चलने देंगे? जिन्ना अड़ गया कि नहीं मैं तो मानूंगा नहीं। कांग्रेस ने कहा एक मुसलमान हमारी तरफ से ले लो। उसने कहा काहे ले ले, तुम्हारे साथ एक भी मुसलमान है ही नहीं, जो मुसलमान नहीं है तो तुम्हारे साथ क्यों लिया जाए? तो जिन्ना के अड़ियल रूख के कारण शिमला सम्मेलन क्या हो गया था? विफल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो शिमला सम्मेलन के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि शिमला सम्मेलन भारतीय इतिहास का जल विभाजक है, बंटवारा। जैसे जल का बंटवारा करने वाली कुछ अरावली पर्वतमाला नदियों का बंटवारा कर देती है, तो जल बाउंड्री, वाटर डिवाइड, कि वाटर डिवाइड है कि आज के बाद ये माना जाएगा 1945 से पहले भारत का इतिहास अलग, 1945 के बाद भारत का इतिहास 45 के दिसंबर में होते हैं चुनाव, केंद्र के चुनाव। किसके चुनाव है? अच्छा देखो मैंने बताया था कि 1935 के अधिनियम के केंद्र के प्रावधान लागू नहीं हुए थे, क्योंकि 1935 का अधिनियम कहता है कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनना चाहिए, लेकिन राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए संघ बना नहीं। इसलिए केंद्र के चुनाव अभी भी 1919 के अधिनियम से हुए। किससे हुए? जबकि प्रांतों में 1937 में चुनाव किसके अनुसार हुए थे? 35 वाले एक्ट से। पर केंद्र के चुनाव अभी भी किसके अनुसार हो रहे थे? 1919 वाले के चुनाव मैंने 1923 में पढ़ाए थे आपको, 1923 के चुनाव पढ़ाए थे, और तब हमने पढ़ा था कि 101 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीत ली थी, पढ़ा था।
इस बार 102 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पर? कांग्रेस 57 सीटें जीत गई। तब तो कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था, क्योंकि अपरिवर्तनवादियों का कहना था कि हम चुनाव में भागे। अब की बार कांग्रेस ने भाग लिया, तो 102 में से कितनी सीटें जीती? 57। अब पृथक निर्वाचन होगा, पृथक निर्वाचन होगा तो कुछ सीटें मुसलमानों के लिए छोड़नी पड़ेगी। मुसलमानों के लिए सीट छोड़ी गई थी 30। कितनी? 30 की 30 मुस्लिम लीग जीत गई। 30 की 30 कौन जीत गई? इसका मतलब जिन्ना भावी होता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि मुसलमानों की एकमात्र पार्टी कौन है? मुस्लिम लीग। वो कहता बॉम्बे बंदरगाह पे एक जहाज खड़ा था, एनएस तलवार। कौन सा जहाज खड़ा था? नेवल शिप तलवार नाम का एक जहाज खड़ा था। इस पर अपना एक वहां नेवी सोल्जर था, उसका नाम था बीसी दत्त। क्या नाम था? और बीसी दत्त ने उस पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या लिख दिया? तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने कहा अच्छा तू हमारा फौजी और हमारे खिलाफ लिखेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। तो बाकी वाले नेवी सोल्जर उसके सपोर्ट में आ गए, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो ये नेवी ने विद्रोह कर दिया, इसलिए नाम ही क्या इसका? शाही नौसेना विद्रोह। पहले बड़ी बात। एक कारण तो ये है कि बीसी दत्त को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। ये इमीडिएट कोज है, पर इस वजह से नहीं, उनके समस्याएं कई थी। उनकी एक समस्या ये थी कि कई दिनों से इस वजह से परेशान थे कि उनको खाना बहुत खराब दिया जा रहा था। तो कह रहे थे भाई साहब ये दाल क्या देते हो, इसमें डुबकी लगाते तब दाल के दाने आते हैं। वो नस्लीय भेदभाव से थे, अंग्रेज काले गोरे वाला भेदभाव करते, उस वजह से परेशान थे। वो कह रहे थे हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, कम वेतन को लेकर परेशान थे वो लोग। तो क्या क्या परेशानियां उनके? नस्लीय भेदभाव, खराब खाना और कम वेतन। आपने खाना, अच्छा खाना कौन सा माना जाता है जिसमें सारे न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं वो सारे हो, जिसमें न्यूट्रिशंस नहीं है वो कैसा खाना है? खराब खाना। एक एक मामला और चल रहा था, आजाद हिंद फौज का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस वाले आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज 45 के अंदर लड़ती है, 45 में गिरफ्तार कर ली जाती है आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज वालों पे मुकदमा चल रहा था। तो आजाद हिंद फौज क्या था? देखो सुनो, आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे तब आगे और पढ़ेंगे। आजाद हिंद फौज वास्तव में थी क्या? हमने एक देखो बात पढ़ी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए जापान। कहां पे गए? जापान ने हरा दिया। मतलब भारतीय सैनिक किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की तरफ से। जापान ने अंग्रेजों को हराया, तो मतलब किसको हराया? भारतीय सैनिकों को। जापान ने उन भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। तो उन भारतीय सैनिकों ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के जापान वालों को कहा भाई क्यों गिरफ्तार कर रखा है? जापान ने कहा तुम हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए, तुम अंग्रेजों के साथी हो। अपने वालों को कहा हम अंग्रेजों के नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे। तो उन सैनिकों को बाहर निकाला, तो वो सैनिक किसकी तरफ हो गए? उसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज। उसको क्या बोलते हैं? अब वो फौज किसकी थी? अंग्रेजों की। लड़ने किससे गई थी? जापान से। जापान ने पकड़ लिया तो किसकी तरफ हो गई? जापान के। अब किसके खिलाफ लड़ रही है? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब की बार अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? जापान को। तो उनको किसने पकड़ लिया? अंग्रेजों। तो उन पे मुकदमा चल रहा था। अब फौजी पहले थे, फौजी ये है, तो इन फौजियों में आपस में लगा के अरे यार अंग्रेज मुकदमा कैसे चला सकते हैं? अंग्रेजों को शुरुआत में लगा यार मामला दबदबा जाएगा, थोड़ा ही है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट फैलने लग गया। कराची बंदरगाह पे जो नेवी सोल्जर थे उन्होंने कहा हम भी हड़ताल पर जाएंगे। कलकत्ता में जो नेवी सोल्जर थे उन्होंने कहा हम भी हड़ताल पर जाएंगे। आज सुनना, देखो एक बात हो रहा है ना, यूं जनरल बात। अंग्रेजों के 3 बड़े अड्डे हुआ करते थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे में हुआ तो कलकत्ता मद्रास वाले तो आएंगे। बॉम्बे अंग्रेजों का बहुत बड़ा बंदरगाह था, तो बॉम्बे पे भीड़ ज्यादा होने लग गई थी, इसलिए बॉम्बे बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए अंग्रेजों ने बंदरगाह बनाया था कराची। कौन सा बनाया? बाद में कराची चला गया पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान चला गया। तो अब बॉम्बे पर भीड़ तो अपने फिर भी है, फिर हमने बॉम्बे बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए बनाया था कांडला। कौन सा बनाया? पर फिर भी बॉम्बे की भीड़ कम नहीं हुई, इसलिए फिर बॉम्बे की भीड़ को कम कराने के लिए बनाया वो बर्मा, सॉरी गोवा वाला, मारमा गोवा। मारमा गोवा नाम करेगी बंदरगाह गोवा के अंदर, तो वो बनाया। तो बॉम्बे की भीड़ को कम करने के लिए खूब सारे बंदरगाह बने। पाकिस्तान के पास ले दे गए कि बंदरगाह कराची, फिर उनके कराची में भीड़ बढ़ी, इसलिए पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपना एक बंदरगाह और बनाया, गवादर। कौन सा बनाया? तो याद रहेंगे बंदरगाह। तो कराची इसलिए क्योंकि बॉम्बे के पास पड़ता है, तो वो तो विद्रोह करेंगे, कलकत्ता मद्रास 2 याद रह जाएंगे। इवन वायुसेना सपोर्ट में आ गई, एयरफोर्स ने कहा हम भी सपोर्ट में। इवन बॉम्बे के जो मजदूर थे उन्होंने 22 फरवरी को हड़ताल कर दी, सबने नारे लगा दिए कि 9 सैनिकों के सम्मान में सारे मजदूर मैदान में। तो अंग्रेजों को लगा गया अब मामला बढ़ रहा है, अब अंग्रेज यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अंग्रेज ने सैनिकों को फिर समझाया प्लीज फालतू की फड़फड़ मत करो, हम जा रहे हैं यहां से, जाते जाते हम कोई बुरा काम करना। सैनिकों ने कहा भाई साहब साडा हक। अंग्रेजों ने अपनी सेना हटानी शुरू कर दी थी। अब अंग्रेज बहुत कम थे, 47 के आसपास तक जाते जाते इवन आईएएस भी सारे इंडियन ही हुआ करते थे। आईएएस भी बहुत कम से वो लोग हुआ करते थे वो। पर अब अंग्रेजों ने इंग्लैंड आदेश भेजा है, इंग्लैंड समाचार भेजा कि एक बड़ी सी सेना वापस दो। आ तो रहे हैं पर इन फौजियों को तो बता के आएंगे हम क्या चीज है, हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे लोग। इसलिए 25 फरवरी को वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना दोनों भाग के आए।
कौन कौन? और फौजियों का सॉरी बोल दो, फटाफट सॉरी बोल दो, वरना भाई साहब देख लेना मामला बिगड़ सकता है। अब बात है कि भाई इन्होंने क्यों करवाया सरेंडर, नहीं करवाते। तो दो कारण है देखो, एक कारण तो ये था कि ये जानते थे कि यदि सरेंडर नहीं किया तो अभी तक अंग्रेजों का राज है, सबको फांसी लटका देंगे, जाते जाते क्यों फालतू में करवाया जाए, जब जा ही रहे हैं राजी मते जा रहे हैं। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल भारत के नेता हैं, जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए, इनको पता था यही आर्मी जो आज अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करनी आगे भारत और पाकिस्तान में रहेगी। आज यदि ये लत लग गई ना इनको विद्रोह की, तो आगे अपने खिलाफ करेंगे। इसलिए कह दिया जाए कि भाई साहब किसी प्रकार का विद्रोह तो होगा, यही रोक दो, वरना ये लत, फौज में हड़ताल वाली लत नहीं आनी चाहिए। इसलिए बाद में जब देश का संविधान बनाया गया तब तो लिखा ही गया कि जो बेल्ट की नौकरी करते हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते। किसकी नौकरी? बात भी सही है। आप देखते हो कि साहब एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हड़ताल की, है ना, आप सुनते हो मास्टरों ने हड़ताल कर दी, आप सुन लेते हो कि साहब रोडवेज के कर्मचारियों ने, कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। किसी की भी हड़ताल आ जाए, कभी सुना सेना ने हड़ताल की? और इमेजिन करो सेना हड़ताल कर दे तो, हाँ हाँ, फिर यदि सेना हड़ताल पर बैठ जाए तो पाकिस्तान शाम से पहले पहले पटियाला आ जाए। पहले सेना कभी हड़ताल करती, 2006 के आसपास में जब छठा वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग था, 6 वेतन आयोग तो बने या 7वां था, 7वां था, जो भी वेतन आयोग था वो, तो उसमें फौजियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, बाकियों की तनख्वाह बढ़ा दी। जनरल थे अपने जे जे सिंह, तो जनरल जे जे सिंह ने कहा कि फौज हड़ताल करेगी, तनख्वाह बढ़ाओ। भारत सरकार ने फटाफट तनख्वाह बढ़ाई और जे जे सिंह जी को जनरल से हटाया। कि नहीं करेगी तो ये करवाएंगे भाई साहब, जे जे सिंह जी करवाएंगे। और जे जे सिंह जी को बनाया अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल। राज्यपाल का कोई काम नहीं होता, जाके बैठ जाओ वहां पे भाई साहब, चीन के पास में पड़ता है, मामले देखते रहो उधर के। तो दो कारण थे, एक तो ये था कि विद्रोह को अंग्रेज कुचल सकते थे, दूसरा ये थी कि अभी यदि सेना विद्रोह करती तो ये संभावना उनकी आगे भी बनी रहती। अंग्रेजों ने कहा हमारे तो कोई बात नहीं है, पर ये तनख्वाह देनी तो तुम्हें ही है, अभी तनख्वाह बढ़ा भी दी मान लो हमने इनकी, तो 2 साल बाद तुम ही तो दोगे। तो वल्लभ भाई पटेल जिन्ना को पता था ज्यादा तनख्वाह देनी कहां से देंगे, पैसे ही नहीं पड़े वैसा। मैं 2014 के आसपास वहां दिल्ली था, तो वहां मैं बताया था आंदोलन था और उसमें घूमते रहते थे, तो वहां हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर आते खूब सारे। एक दिन शाम को हम जंतर मंतर धरने पे बैठे थे, तो यूं को हिस्ट्री की बातें आने लग गई। तो वो एक सर थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम जब भी भाषण, वो सारे सर होते यूपी बिहार के सारे, यूपी बिहारी है वहां दिल्ली में भरे हुए, कि जब भी तुम भाषण देते हो इतिहास की बहुत अच्छी बातें बताते हो, कैसे सीखा इतिहास? तो मैं सर, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं जयपुर में कोचिंग में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ वहां पर। अच्छा, तभी हम देखे कि विद्यार्थी होके इतना इतिहास कैसे जानते हो। तो हम तुमसे सवाल पूछें? वो सर पूछ लो। तो तुम रॉयल नेवी रिवोल्ट के बारे में जानते हो? मैं कहा हाँ सर। काहे किया था सैनिकों ने रिवोल्ट? तो मैं सर, एक किताब, एक कारण जो किताब में लिखा हुआ तो है कि बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर कुछ कारण और थे जो किताबों में नहीं है, वही पूछना चाहते हैं। अध्यापक हो तो बताइए। मगर सैलरी चाहिए थी उनको। अरे क्या बात है, इतना बिटवीन द लाइंस पढ़ लिए हो तुम तो मुझे हमेशा याद आता है कि उन्होंने कहा था कि बीसी दत्त के अलावा बातें बताओ। तो बीसी दत्त के अलावा क्या क्या बताओ? देखिए, नस्लीय भेदभाव, खराब खाना, सैलरी, आजाद हिंद फौज के सैनिकों का सबसे बड़ा सैलरी थी जी। बाकी वाले तो अपने जोड़ते हैं बाद में। सैलरी थी इसलिए वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने ने सरेंडर करवाया, सैलरी ज्यादा देनी, वरना अंग्रेजों ने कहा तुम दोगे, हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे जिम्मे पड़ेगी आगे, हमारे बोले तो लाख लाख दे दो एक को। वल्लभ पटेल जिन्होंने कहा है सैनिकों का सरेंडर करो, अंग्रेज मारेंगे पालतू में अपने। सुनो देखो, अब ब्रिटेन, अब हुआ क्या भाई, भारत को आजादी देनी है, पर भारत को आजादी कैसे देनी है इस पर कोई भी एक राय नहीं है। तो अंग्रेजों ने अपने 3 सदस्य भेजे। कितने सदस्य? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? क्रिप्स में नहीं थे, क्रिप्स में तो एक किताब की बार कितने थे? 3। उन तीनों में से एक कैबिनेट मंत्री था। एक कौन था? इसलिए नाम क्या है? अच्छा, वो कैबिनेट मंत्री कौन था? जो भारत के मामले देखेगा वो था। भारत के मामले देखने वाले मंत्री क्या बोलते हैं? भारत सचिव। क्या बोलते? तो भारत सचिव था उस समय पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? तो एक तो मेंबर कौन आया था? पैथिक लॉरेंस, वो अध्यक्ष था। कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष है, इसलिए नाम ही क्या गया? एक क्रिप्स को वापस भेजा था। तो क्रिप्स 2 बार आया है, एक बार अकेला, एक बार कैबिनेट मिशन में, 2 हो गए। क्रिप्स उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। पर क्रिप्स भारत के बारे में बहुत अच्छी सोच रखता था, इसलिए अंग्रेजों को लगता है कि भारतीयों को पटा सकता है, तो कौन पटा सकता है? क्रिप्स। एक नेवी ने रिवोल्ट कर दिया, इसलिए नेवल चीफ को भेजा था उन्होंने अपने, नेवी वाले चीफ को भेजो ताकि पता लगे यार फौज विद्रोह क्यों कर रही है हमारे खिलाफ। उसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? मतलब क्या हुआ? कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ शक्तियां प्रांतों। तो केंद्र के पास 3 होंगे, रक्षा, विदेश, संचार। कौन से होंगे?
बाकी शक्तियां किसके पास होगी? प्रांतों। कुल मिला के जिन्ना को राजी करने का तरीका है। तो इंडिया में बैठा रहे, अलग पाकिस्तान हम देंगे नहीं। पर केंद्र के, अब तो भाई जिन्ना को डर तो यही था कि मुसलमान यहाँ पे रहेंगे तो कांग्रेस अपनी चलाएगी। तो उसने कहा देख, 2-3 प्रांतों में तेरी सरकार आ जाएगी, जहां पर तेरी सरकार आएगी वहां पर तू तेरे कानून बना लेना। सेंटर के पास तो केवल 3 चीज है, रक्षा, विदेश और संचार। सेंटर में कांग्रेस आएगी, 3 चीजों पे कानून बना लेगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। जिन्ना ने कहा भाई साहब समझ नहीं रहे, हमारे मामला धर्म बड़ा है, ये हमारे धार्मिक कानून चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? हमारे जो इस्लामिक कानून उनको चेंज कर देंगे। तो अंग्रेजों का देखो, कोई धार्मिक मुद्दे पे डिबेट हो जाए, धार्मिक मुद्दे पे कोई ना कोई इश्यू आ जाए, तो केंद्रीय विधानमंडल के अलग अलग धर्मों के सदस्य जो है उनसे अलग अलग पूछा जाएगा। हिंदू सदस्यों को अलग बिठाएंगे, मुसलमान सदस्यों को अलग बिठाएंगे और पूछेंगे ये कानून लागू करेंगे नहीं करें। एक भी पक्ष ने कह दिया लागू नहीं करें, नहीं करें। तुम्हें कुछ लगे तो मना कर देना, मना कर देना, तो वो लागू नहीं होगा। संविधान कैसे बनेगा? पहले प्रांतों का संविधान बनाएंगे, लास्ट में केंद्र का बनाएंगे। पहले किसका, बाद में किसका? कोई मिला फिर जिन्ना को राजी किया, पहले तू तेरा बना लेना, केंद्र वाला सबसे लास्ट में बनेगा। चुनाव तो अभी हो नहीं सकते, तो पर हम चुनाव नहीं करवाएंगे, ऐसे पूरी की पूरी सरकार भारतीयों की बना देंगे। सारी की सारी सत्ता हम तुम्हें सौंप रहे हैं, तुम ही रखो, चुनाव बाद में होते रहेंगे, एक बार सरकार तो तुम्हारी बनाओ। पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दी गई। क्यों नहीं देंगे पाकिस्तान भाई? एक तो दोनों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो क्या है? ज्यादा। तो जिन्ना कह रहा था मुझे क्या दे दो बीच में से कॉरिडोर, उसका दिमाग खराब है यार। कोई संप्रभु देश अपने बीच में से कॉरिडोर कैसे दे सकता है? फिर सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज कैसे बांटेंगे? हमारे भारत के पास धन पड़ा है, कितना पाकिस्तान को चाहिए, कितना भारत को चाहिए, बांटेंगे कैसे इसको? इससे भी बड़ी बात, सेना का बंटवारा कैसे करोगे? सेना में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कैसे बांटोगे? कौन से सैनिक पाकिस्तान जाएंगे, कौन से सैनिक भारत रहेंगे? राजाओं वाला, रियासतें कैसे बांटोगे? रियासत अभी तो हम कह रहे हैं कि रियासतों को मिला के एक भारत बना देंगे। फिर मान लो भोपाल में तो मुसलमान नवाब है, वो कहेगा पाकिस्तान जाएंगे। अब पाकिस्तान पड़ा है वहां, भोपाल है एमपी में, बीच के अंदर एकदम भारत के मध्य भारत में, तो कैसे टप्पा खिला के भेजेंगे? हैदराबाद नीचे पड़ा, वो कह रहा पाकिस्तान में जाएंगे, कैसे भेजेंगे? अब आप एक चीज नोटिस करो, कैबिनेट मिशन आया था मई के आसपास। कब आया था? मई 1946। देश आजाद कब हुआ अपना? अगस्त 1947। मतलब 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले तक अंग्रेज ये कह रहे हैं कि देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों को मिला के अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। मतलब राजा को अलग नहीं छोड़ेंगे, राजाओं को भी भारत के अंदर मिला के जाएंगे। अंग्रेज ये कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं देंगे, ये कह रहे हैं 1 साल पहले तक कि पाकिस्तान नहीं। फिर फूट डालो, राज करो, कहाँ है? किसमें फूट डाल रहे थे वो? 46 तक वो सोगने खा खा के करें, कारण बता रहे नहीं देंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान को देने में ये समस्या है। पर वो राजस्थानी की कहावत है जी, डूंगर बढ़ता दिखे, पग बढ़ता कौन दिखे। डूंगर मतलब पहाड़, कि पहाड़ पे आग लगी हुई थी वो दिख रही थी, खुद के पैरों में जो लग रही थी वो दिखती नहीं थी। हमें ये कहना पड़ता है कि हमारा बंटवारा कौन करके गए? अंग्रेज। क्योंकि ये नहीं कहें तो फिर हम कहेंगे अंग्रेजों ने बंटवारा नहीं किया, तो फिर सवाल है तो बंटवारा किसने किया? तो हमें ये मानना पड़े कि हम दाव के लिए चढ़ते हैं, हमें ये मानना पड़े कि हमारी आपस में बनती नहीं थी और हम सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। तो अड़ो दड़ोन बाबूजी पर पड़ो, जो सारी कमियां वो सारी किस पे डाल दो? अंग्रेजों, अंग्रेजों पे डाल दो। साहब अंग्रेज कर गए थे, आपकी मान डाकण कुण कहे, हम खुद की कमियां बताना नहीं। मैं मुझे लगता है मई 1946 तक वो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं देंगे। जिन्ना, और जिन्ना को राजी कर गए वो। जिन्ना कहा नहीं भाई पाकिस्तान पाकिस्तान कुछ ही नहीं, और जिन्ना राजी और हो गया। जिन्ना कहा ठीक है भाई मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। चुनाव करवा लिए उन्होंने, अंतरिम सरकार बना दी थी, चुनाव करवा लिए थे, संविधान सभा के चुनाव करवा लिए थे, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था उन्होंने। बाद में जिन्ना मुकर गया था। कैसे मुकर गया अभी हम पढ़ेंगे। ये अभी मूवी आई थी सैम मानेकशॉ, देखी थी? तो सैम मानेकशॉ में शुरू शुरू में डायलॉग है ना सैनिकों के बंटवारे को लेके, कि कौन से सैनिक कहां पे जाएंगे। तो एक वो जो मुस्लिम अफसर है साथ में, वो सैम मानेकशॉ को कहता है कि क्या तुम भी पाकिस्तान चलोगे? जिन्ना तुम्हें पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं। तो वो, और तुम तो पारसी हो, और वो पारसी था, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, तुम तो पारसी हो, तो तुम किधर चलना पसंद करोगे? तो वो चल चलते डायलॉग भी बोलते हैं ना, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ था, रहता कलकत्ता में हूँ, बीवी यहाँ की, इससे ज्यादा हिंदुस्तानी मेरे से अधिक कौन होगा। तो वो इधर रह गए थे सैम मानेकशॉ, वरना सैम को उधर ले जाना चाहते थे वो। और वो जो अफसर जो सैम से बात कर रहा है, वो बाद में पाकिस्तान के जनरल बने थे आगे, यहिया खान। कौन बने थे? जिसमें वो डायलॉग है, यहिया खान सैम मानेकशॉ की मोटरसाइकिल ले गए थे, है ना। सैम के पास बाइक थी, बाइक बहुत महंगी थी, और यहिया खान ने कहा कि ये बाइक मुझे दे दो। तो सैम ने कहा ले जा पैसे, तो उसने कहा पैसे पाकिस्तान जाके भेज दूंगा। लेकिन यहिया खान पैसे खा गया, उसने पैसे भेजे ही नहीं। बाद में सैम मानेकशॉ तो बन गए भारत के थल सेनाध्यक्ष, और यहिया खान पाकिस्तान का जनरल बना, और जनरल बन के बन गया राष्ट्रपति। उसने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो 71 वाला जब वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति यहिया खान है। तो जब सैम जीत गए थे युद्ध अपना, बांग्लादेश वाला युद्ध, तो सैम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया
कि आपने ये पाकिस्तान के बंटवारा क्यों कर दिया, टुकड़े क्यों कर दिए? उन्होंने कहा यहिया खान मेरी बाइक ले गया था, मैं पैसे मांगता था, मैं पैसे मांगता था, मैंने ब्याज समेत वापस ले लिया है। तो वो समस्या दिखाई वही है। यहाँ पे एक मूवी और देखना, पार्टीशन नाम से एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, पर बनी हुई भारत पर है। गुरिंदर चड्ढा की किसी की बनाई हुई है, शायद इंग्लिश में ही है, शायद हिंदी में डब्बी है, वो हिंदी में की हुई है। तो उसमें सीन है कि संसाधन कैसे बांटे गए थे, तो उसमें ये भी बताया कुर्सियां कैसे बांटी थी, कि मतलब ये कुर्सियां कितनी है, सही कुर्सियां कितनी है, टूटी हुई कुर्सियां कितनी है, कितनों के हत्थे टूटे हुए हैं, तो टूटे हुई कुर्सियों के आधे आधे भाग, सही कुर्सियों के आधे आधे भाग, मतलब हथौड़े तक बांटे गए थे। तो हथौड़े ओड वो हो गए, ओड नंबर में आ गए, कि मैं जैसे हथौड़े हो गए 55। अब क्या करो, 27 हथौड़े पाकिस्तान को, 27 हथौड़े भारत को, अब एक हथौड़ा बच गया, फिर उसका आगे वाला जो लकड़ी वाला होता है वो तो रखा था भारत ने, पीछे वाला जो होता है आगे वाला लोहे वाला रखा था भारत ने, पीछे जो लकड़ी वाला होता है वो दिया था पाकिस्तान को। किले तक बांटी थी, कितनी किले हैं भाई, बंटवारा तो बराबर हो ना, एक एक चीज का बंटवारा किया जाए। तो उस पार्टीशन में बड़ा गजब है कि दो आदमियों को कमरा बंद करके बिठाया हुआ है कि तुम बंटवारा करो, और वो लड़ते हैं, ये तो इधर से टूटा हुआ है, ये पेन हम नहीं लेके जाएंगे रे। वो कह रहा पेन ले जाना पड़ेगा। अब 1946 में प्रांतों के चुनाव हुए, किसके चुनाव हुए, कितने प्रांत थे बताओ, 11, कितने प्रांत थे, 8 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, 8 में किसने बनाई, 3 में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी, 3 कौन कौन से होंगे, बंगाल, पंजाब और सिंध। फिर यहाँ किसकी बनेगी, यहाँ मुस्लिम लीग की बनेगी, किसकी बनेगी, है ना। अब मुस्लिम लीग छाई हुई है भाई साहब, मुस्लिम लीग ने 2 जगह गवर्नमेंट बनाई, बंगाल और सिंध। कहां पर बनाई, सिंध, पंजाब में भी उनकी सीटें तो ज्यादा थी मुस्लिम लीग की, पर यूनिस्ट पार्टी की भी सीटें थी, तो यूनिस्ट पार्टी निर्दलियों को मिला के गवर्नमेंट बना गई थी। लेकिन पंजाब में भी सीटें तो सबसे अधिक किसकी थी, किसकी थी, जैसे होता है कई बार, जैसे कहीं पर मान लो पंजाब में सीटें 100 सीटें, उनमें से मुस्लिम लीग जीत गई 40, यूनिस्ट पार्टी ने जीती 35, तो ज्यादा तो किसकी है, मुस्लिम लीग की ज्यादा है। लेकिन यूनिस्ट पार्टी ने बाकी निर्दलियों को और लिया, 15 लेके गवर्नमेंट बना के, मुस्लिम लीग क्या रह गई पीछे। कई जगह होता है ऐसा, तो देख लो साहब ये है, 37 तक मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी, और 37 के बाद 46, 9 साल के अंदर अंदर पूरे देश में जहां जहां मुसलमान ज्यादा, वहां किसकी सरकार बन रही है, मुस्लिम लीग। क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग घोषणा कर चुकी थी हम देश अलग लेंगे, पाकिस्तान कौन सा लेंगे, अब मुसलमान फेवर में थे, फेवर में तो सरकार बन गई। अब कैबिनेट मिशन ने कहा था संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो संविधान सभा का चुनाव करवाओ। संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389, अब सामान्य सीटें कितनी है, 214, कांग्रेस जीती 208, कितनी जीती, मुस्लिम लीग की सीटें, सॉरी मुसलमानों की सीटें कितनी है, 78, मुस्लिम लीग जीती 73, मुस्लिम लीग की कितने में से, 78 में से कितने जीत गए, मतलब सारी की सारी मुस्लिम लीग जीत गई। 5 सीटें जो मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई, उन 5 में भी कांग्रेस तो एक भी नहीं जीती। इसका मतलब कांग्रेस को मुसलमानों ने टक्का वोट नहीं दिए, एक भी जगह मुसलमानों ने वोट ही। तो मुस्लिम लीग ने कहा, मैंने 1 साल पहले कहा था, तो मैं शिमला सम्मेलन में कहा था कि मुसलमानों की एकमात्र पार्टी कौन सी है, और जिन्ना ने पार्टी दी उस शाम को, जिन्ना ने कहा आ जाओ और चिल करेंगे आज शाम को अपने, कोई एक सियाने मुसलमान नेता है, उन्होंने जिन्ना को साइड में लिया, जिन्ना को साइड में लेकर राजी क्यों हो रहा है, जिन्ना ने कहा यार मैथमेटिक्स कमजोर है क्या, सारी सीटें जीत गए अपने, उनका मैथमेटिक्स तेरी कमजोर है, कितनी जीता है, 73, कितने में से, 78, अरे टोटल कितनी है का 389, तो सारे 73 खड़े हो जाओगे तो एक भी कानून बनवा सकते हो क्या, जिन्होंने कहा नहीं, सारे खड़े हो जाओगे तो एक भी कानून रद्द करवा सकते हो क्या, जिन्होंने कहा मैं नहीं खेल रहा। जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, क्या कर दिया भाई, संविधान सभा तो भारत की है, भारत में तो अखिल भारतीय संघ पूरा भारत है, उसमें तो पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने कहा हम संविधान सभा में जाएंगे नहीं, पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। अब जिन्ना अड़ गया एकदम, अंग्रेजों ने कहा तूने थोड़े दिन पहले कहा था कि नहीं चाहिए, जिन्ना ने कहा अब चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा हम नहीं देंगे, जिन्ना ने कहा मैं पूछ नहीं रहा बता रहा हूं, लेना मुझे आता है भाई साहब। अब जिन्ना ने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लीग का प्रभाव है वहां दंगे करो आपने। 16 अगस्त 1946 कौन सा दिन, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। दंगों की शुरुआत मुस्लिम लीग करती है बंगाल से, कहां से करती है, बंगाल में वहां पर बाकायदा दंगे शुरू किए गए, कहे कि एकदम मस्जिदों से भाषण देके किए गए, भाई साहब आप क्या करना है, घरों से निकाल निकाल के मारो। अब उसकी रिएक्शन हुई, क्योंकि बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे तो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो बिहार के अंदर हिंदू ज्यादा थे, वहां वापस मुसलमानों पे किया गया, यूपी साइड में कहीं पर मुसलमान ज्यादा थे वापस हिंदुओं पे किए, तो एमपी में वापस हिंदू ज्यादा थे वापस मुसलमान, तो चैन बन गई। तो जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर हिंदू कर रहे हैं, जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पे मुसलमान कर रहे हैं। अब पूरे देश में इस प्रकार दंगे हो रखे हैं, पूरे देश में दंगे हैं, इसलिए सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को बात समझ में आई। किसको समझ में आई, उनका अलग कर दो, शरीर का यदि कोई अंग खराब हो जाए
तो हम ये वेट नहीं करते कि उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाए, हम उसको काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब ऑपरेशन की आवश्यकता है, प्लीज अलग करो, वरना पार नहीं पड़ेगी अपने। इसलिए बाद में ये तय हो गया था हम दंगों के बाद में कि अब हम एक साथ रहेंगे नहीं। तो वो जो है ना, मैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अभी कैबिनेट मिशन के सकारात्मक प्रावधान पढ़े हमने कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, वो मुझे लगता है नकारात्मक होना चाहिए कि स्वीकार कर लेना चाहिए था कि दो पाकिस्तान, हम साथ में रहने वाले नहीं। ये तो अभी तक भी हम सच से आंखें नहीं मिलाना चाहते, हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि साहब हमारे में नहीं बनती थी, हम आपस में लड़ते थे, हम कुत्तों की तरह लड़ते थे आपस में। पर अब क्या किया जाए, इसको ढकने के लिए क्या किया जाए, तो हमें अलग कौन करके गए, अंग्रेज थोड़ी लड़ा रहे यार, सीधी बाकायदा नारे लगे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इल्ला अल्लाह, पाकिस्तान का एक ही मतलब है इस्लाम, हमें इस्लाम का आधार पर अलग देश चाहिए। किस मुंह से कहा जाता है कि हमारे में आपस में बनती थी, हम आपस में भाई भाई की तरह गले मिल मिल के रहा करते थे, कोई नहीं रहते भाई साहब, वैसे ही लड़ रहे थे, इसलिए विभाजन करना पड़ा आपने। अब अंतरिम सरकार, एक बात क्या कहती है अंतरिम सरकार, अब जिन्ना का भाई सरकार में तो आ, तू सरकार में तेरे मंत्री तो शामिल कर, तो जिन्ना ने कहा नहीं, हम तो अंतरिम सरकार का भी क्या करते हैं, बहिष्कार। पर बाद में किसी ने समझाया क्या, सरकार में शामिल हो जाओ, सारे डिसीजन कौन लेगी, सरकार, तुम्हारे लोग ही नहीं होंगे तो डिसीजन में भाग कैसे लोगे। तो बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार के सदस्य बने थे। एक बड़े नेता थे उनके, लियाकत अली, कौन थे, लियाकत अली को बनाया गया था वित्त मंत्री। क्या बनाया गया, अब भाई साहब लियाकत अली ने ब्लॉक ही कर दिया सिस्टम, लियाकत अली के पास ब्लॉक क्या दिया हुआ इनको, फाइनेंस। इस गवर्नमेंट में कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री है वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बनाए गए थे आपके सरदार बलदेव सिंह। अब कृषि मंत्री के साहब किसानों के लिए पैसे दो थोड़े, लियाकत अली का नहीं है। कोई गृह मंत्री के साहब पुलिस वालों को तनख्वाह देने पैसे दो, उसने का नहीं है। रक्षा मंत्री के साहब सेना को तनख्वाह देने, उसने का नहीं है। लियाकत अली ने गवर्नमेंट ही ब्लॉक कर दी। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि हमने अब पाकिस्तान नहीं दिया तो देश में जगह जगह लियाकत अली होंगे। जब एक लियाकत अली गवर्नमेंट नहीं चलने दे रहा, तो हर डिपार्टमेंट में लियाकत अली हो गया, तो चलेगा कैसे। देश में हर विभाग में पाकिस्तान बनाने से अच्छा है हम एक पाकिस्तान बना दे। तो लियाकत अली तो इतना अड़ गया था, इसकी कोई हद ही नहीं। उनका यही था कि सरकार ब्लॉक कर दो, सरकार ब्लॉक करोगे तो अपने आप ही बाद में अपने को इनको पाकिस्तान देना ही पड़ेगा। अंग्रेज अभी भी लगे हुए हैं कि हम पाकिस्तान नहीं देंगे, अंग्रेज करें नहीं तो अंग्रेज एक नया प्लान लेके, ब्रेकिंग डाउन प्लान, उसने कहा आप छोड़ेंगे तो गए, भारत को छोड़ेंगे, अब जाएंगे, अब हम तो रहने वाले नहीं। कब जाओगे, तो उसने डेट बताई थी मार्च 1948। कब चले जाएंगे, मार्च 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद। जिन्ना ने कहा जाओगे कैसे रे, मैं जाने नहीं दूंगा, हम भाई साहब दंगे करेंगे, दंगे तुम जाके देख लो। उसने कहा मुझे आता है काम करना, हम पहले उस भारत को आजाद करेंगे जहां हिंदू ज्यादा है, वो तो आजाद हो गया, वहां पे तो दंगे की वैसे भी संभावना नहीं है, फिर पूरी फोर्स तुम पे लगाएंगे। और किसी ने चून चप्पड़ की ना, मैं देख लूंगा बाद में। तो भारत को रूप में, दो भागों में आजाद किया जाएगा, पहले हिंदू बाहुल्य प्रांत और बाद में मुस्लिम बाहुल्य प्रांत। पर इतने भाई साहब ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई, ब्रिटेन में चर्चिल की गवर्नमेंट थी, किसी गवर्नमेंट थी, चर्चिल। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी का था, कौन सी पार्टी का था, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी वाले भारत को ज्यादा कोई देने में पक्ष में नहीं थे। इतने में गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहां पे गवर्नमेंट आ गई लिबरल पार्टी। कौन सी आ गई, तो लिबरल पार्टी ने आती गवर्नर जनरल चेंज किया, उन्होंने वेबल कहा तू वापस आए, एक तो फालतू में कभी ब्रेक लगाता है कभी कुछ ही करता है वहां पर, ऐसा कोई प्लान तेरे को देना नहीं। और वहां पर नया प्रधानमंत्री बना इटली, देखो फरवरी तक तो पहुंच गए, 5 ही महीने की बात है, भारत माता तड़प ही रही है, 20 फरवरी तक तो आई गए। वही इटली ने कहा कि भाई एक तो भारत को आजाद करेंगे, तो कब तक आजाद करेंगे, तो उसने डेडलाइन दी जून 1948। कब तक करेंगे, वेबल क्या कर रहा था मार्च, अब इसने थोड़ा बढ़ा के क्या कर दिया जून। एक उन्होंने कहा भाई गवर्नर जनरल चेंज करो, इस वेबल को वापस बुलाओ, ये ढंग से काम नहीं कर रहा भाई साहब, और इसकी जगह एक नया गवर्नर जनरल भेज रहे हैं माउंट बैटन। तो दो बातें की इटली ने। इटली ने क्या क्या बातें की, ये तो भारत को आजाद कब तक करना है, जून 1948 तक। इसकी जिम्मेदारी अब किसको दे दी गई, माउंट बैटन। वेबल को वापस बुला लिया, किसको भेज दिया, माउंट बैटन, अंग्रेजों का बड़ा कमांडर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में लड़ रहा था वो, तो उसको कहा भाई इंडिया संभाल, अब इंडिया को आजादी तू ही दे क्या। अब माउंट बैटन है, माउंट बैटन ने कहा हाँ भाई मैं तुम्हें आजादी देने के लिए आया हूं, बताओ कैसे दूं। तो कांग्रेस ने कहा एक भारत, कैसा भारत, मुस्लिम लीग ने कहा दो भारत, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का, कम्युनिस्टों ने कहा 17 भारत। कम्युनिस्टों ने कहा कितने टुकड़े करो, उनका भारत भाषा और संस्कृति के नाम पर एक देश है ही नहीं, तमिलों का तमिलनाडु बना दो, मराठों का महाराष्ट्र बना दो, पंजाबियों का पंजाब बना दो, गुजरातियों का गुजरात बना दो, ऐसे कितने टुकड़े कर दो। अब बेचारे माउंट बैटन के समझ में नहीं आया क्या करना है, कांग्रेस कहे एक, मुस्लिम लीग कहे दो, कम्युनिस्ट कहे, तो माउंट बैटन डाफा चूक हो गया बेचारा, एक बनाऊं, दो बनाऊं, 17 बनाऊं।
फिर माउंट बेटन ने फाइनली कहा, एक बता दो तुम यार क्या करना चाहते हो, और अपने वाले वापस वही करे, कोई कहे 1, कोई कहे 2, कोई कहे 17। तो माउंट बेटन ने कहा मैं तुम्हारे 100 टुकड़े करूंगा। कितने करूंगा? मैं तुम्हें वैसे ही बांट दूंगा जैसे बाल्कन देश है। कौन से देश? ये तुर्की के आसपास छोटे छोटे देश है, उनको बोलते हैं बाल्कन कंट्री। क्या बोलते हैं? और भाई साहब 10 किलोमीटर में देश चेंज हो जाता है। सर्बियन, बोस्निया, हर्जेगोविना, इधर घुसो तो सर्बिया, इधर घुसो तो बोस्निया। तो उसने कहा इतने टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे बाल्कन देशों की तरह, तुम्हें खुद को समझ में नहीं आएगा कौन सा भारत है कौन सा भारत है। वरना चुपचाप एक बता दो। अपने वाले का 2 2 2, प्लीज ऐसे मत करना, 2 बना दो, 1 बना दो, भारत और 1 क्या बना दो। तो अपने वाले तैयार हो गए कि हमारे कितने टुकड़े कर दो? 2। तो फिर माउंट बेटन ने जैसे अपने वालों को तैयार किया, हाथों हाथ वो गया लंदन वापस। लंदन जाके लंदन वालों को कहा कि भारत के कितने टुकड़े करने हैं? 2। उसने अपना प्लान पेश किया, माउंट बेटन योजना। तो पाकिस्तान बनाओगे, तो फिर पाकिस्तान कैसे बनाओगे? जहां जहां मुसलमान ज्यादा है वो टुकड़े किसको दे देंगे? पाकिस्तान को। कहां कहां ज्यादा है? एक तो बंगाल और एक पंजाब। तो कैसे करोगे बंगाल पंजाब में? तो कि बंगाल और पंजाब के जो प्रांतीय विधानमंडल है, प्रांतीय विधानमंडल समझ गए? प्रांतों में जो विधानमंडल है उनके हिंदू और मुस्लिम सदस्यों से अलग अलग राय ली जाएगी। और एक पार्टी ने भी कह दिया विभाजन चाहिए तो हम विभाजन कर देंगे। दिख ही रहा था, एक पार्टी मुसलमान तो कहेंगे विभाजन चाहिए, तो क्या कर देंगे? विभाजन हो जाएगा। ठीक है, बंगाल पंजाब में तो आप इनसे पूछ लोगे। और असम में एक जगह पड़ती है सिलहट। कौन सी जगह थी? सिलहट। और एक उधर ऊपर पाकिस्तान की तरफ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कौन सा? यहाँ पे जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वहां तो प्रांतीय विधानमंडलों में पूछेंगे, यहाँ जनता से पूछेंगे भाई तुम इधर रहना चाहते हो या उधर जाना चाहते हो। और मान लो कह दिया लोगों ने हमारा विभाजन करना है, तो क्या करेंगे? तो एक कमीशन बनाया जाएगा। उस कमीशन का नाम था रेड क्लिफ कमीशन। तो रेड क्लिफ आया बाद में। रेड क्लिफ ने पूछा कि हाँ भाई क्या करना है? रेड क्लिफ पहली बारी भारत आया था, उससे पहले कभी भारत ही नहीं आया। उसने कहा हाँ भाई क्या करना है? विभाजन करना है। किसका करना है? कि बंगाल और पंजाब। लोगों ने पूछा सर आपने बंगाल पंजाब देखा? उसने कहा नहीं। तो विभाजन कैसे करोगे? उसने कहा लाओ मैप लाओ, अभी कर देता हूँ। मैप लेके उसने कहा कहाँ है पंजाब? बताओगे? सर ये है पंजाब। बंगाल कहां पर है? कि सब ये है बंगाल। उसने कहा अभी कर देता हूं। हे ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये इधर वाला इंडिया और इधर वाला पाकिस्तान। अब इसने यूं मैप पे लाइनें खींची थी, इसलिए कई बेगम जान के मकान बीच में आ गए थे। एक मूवी है बेगम जान, तो बेगम जान मूवी इसी भी तो बनी हुई है कि भाई जो बीच में लाइन पर आ गए वो किधर जाएंगे? भारत में जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे? उसने कहा आप जिधर जाना उधर जाओ, अपने लाइनें खींच के भाई साहब। तो ये माउंट बेटन प्लान कब देता है अपना? 3 जून। कब देता है? 2 देश बनाए जाएंगे। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। विभाजन के लिए कौन कौन से प्रांतीय विधानमंडलों में बातचीत करेंगे? बंगाल और पंजाब। कहां कहां पे? सीधा जनता से पूछेंगे, सिलहट और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और विभाजन के लिए कौन सा कमीशन बनाया जाएगा? रेड क्लिफ। ये उसने प्रस्ताव कब रखा? है योजना कब? 3 जून। कब रखी? 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद इसे स्वीकार कर लेती। अब क्लियर हो गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने। तो पूछा माउंट बेटन से, वापस पूछा कि कब बनाने हैं? अपने पास डेट है जून 1948। उसने कहा 15 अगस्त को। लिटरली सही में 15 अगस्त को। आज 18 जुलाई है, 1 महीना भी नहीं, 27 दिन है। इधर वाले हिंदू उधर वाले हिंदू इधर आएंगे, इधर वाले मुसलमान उधर जाएंगे। कर सकते हो? उसने कर देंगे। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, होता रहेगा धीरे धीरे। तो तुम्हारे क्या जल्दी पड़ी है? 15 सितंबर कर लो, 15 अक्टूबर कर लो, जून तक, 30 जून तक करना है कभी कर लो। उसने लक्की डेट है भाई साहब, तो लक्की डेट आगे आ जाएगी। उसने कहा नहीं, जून के बाद अगस्त नहीं आएगा, बाद में जून तक ही करना। अगला अगस्त आता हो तो तुम अगले अगस्त को कर दूं। अब तो 1 अगस्त बचा है तो इश्यू करूंगा। माउंट बेटन की लकी डेट क्यों थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी सुनाई थी मैंने, बताया था यार कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में माउंट बेटन की ड्यूटी थी बर्मा, और माउंट बेटन ने जापान को सरेंडर करवाया था। तो जापान को सरेंडर करवाया, वो तारीख थी 15 अगस्त 1945। तो उसकी लकी डेट क्या होगी? 15 अगस्त। फिर अब बात आई साहब, भारत का गवर्नर जनरल कौन बने, पाकिस्तान का कौन बने? तो पाकिस्तान का जिन्ना ने कहा मैं बनूंगा। जब पाकिस्तान मेरा तो गवर्नर जनरल भी मैं। तो उधर जिन्ना तो बना था गवर्नर जनरल, लियाकत अली बना था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन बना? लियाकत। और जिन्ना क्या बना? अपने प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बने हुए थे, अब अपने क्या बनाना है? गवर्नर। हमने कहा माउंट बेटन ही ठीक है। कौन ठीक है? हमने कहा माउंट बेटन। कारण क्योंकि हम जानते थे कि माउंट बेटन एकमात्र आदमी है जो राजाओं को राजी कर सकता है। किसको राजी कर सकता है? 550 राजा है। अंग्रेजों ने कह दिया राजा चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो किस में मिले? पाकिस्तान। माउंट बेटन वो आदमी था जिसकी राजाओं से बहुत बनती थी। माउंट बेटन ने राजाओं की मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि भाई साहब सारे को सारे किस में मिलना है? इंडिया। राजाओं ने कहा साहब इंडिया में ऐसा क्या मिल जाएगा? इंडिया वाले कल को हमारे साथ धोखाधड़ी कर लेंगे, कुछ नहीं देंगे। तो माउंट बेटन का मैं बैठा हूं, तुम कहोगे वैसे वैसे दिलवा देंगे, चुपचाप इधर आ जाओ, उधर अपने पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं है।
तो अपने राजस्थान वाले तो सारे यदि इंडिया में बैठे हैं तो इसका कारण कौन है? कौन है? माउंटबेटन भला आदमी था बेचारा, उसने मीटिंग की थी अपने राजस्थान वाले राजाओं को अलग अलग बिठा बिठा के मीटिंग की थी कि नहीं तुम इधर आओ, वरना अपने तो बॉर्डर पे थे। हाँ तो इधर, बाकी हम तो बाउंड्री पे थे भाई साहब। हमारे सामने तो तीन ऑप्शन थे, या तो भारत या पाकिस्तान या आजाद। तो मैं कई बार सोचता हूँ यार बीकानेर वाले आजाद रह जाते तो भुजिया पापड़ रसगुल्ला बेच बेच के इकोनॉमी चलानी पड़ती। पाकिस्तान में चले जाते तो बम फेंक रहे होते, इधर इंडिया है तो ठीक है भाई साहब, ठीक है पढ़ा रहे हैं अपने, टाइम पास कर रहे हैं अपना इधर। तो कहा गया कि भाई उधर तो जिन्ना बन गया, इधर किसको बनाया आपने? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन को बनाने का एक कारण तो यह था कि राजाओं को इधर मिलाना था। दूसरा फिर जो माउंटबेटन की वाइफ थी, नेहरू जी ने कहा थोड़े दिन और रुको, क्या है। नेहरू जी ने बदला लिया, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने 200 साल राज किया है, मैं लूंगा बदला। तो नहीं, अच्छी प्रेम कहानी है। जब वापस भी चला गया था माउंटबेटन, साल भर रखा था हमने उसको, साल भर बाद में वापस चला गया तो नेहरू जी मिलने जाते थे, वहां से लेटर भेजती थी एडविना, यहाँ से नेहरू जी लेटर भेजते थे। अभी इनकी बेटी थी, मैं नाम भूल गया उसका, एडविना की और माउंटबेटन की जो बेटी थी उनकी, तो उसने एक बुक लिखी थी पूरी, उसने लिखा था कि हाँ मेरी मम्मी की और नेहरू जी के बीच में दोस्ती थी, उसमें कोई बुरी बात है नहीं है। तो नेहरू जी ने बदला लिया भाई साहब अपने, ऐसे थोड़ी है चलो। नहीं तो जिन्ना इस मामले में चूक गया था, ट्राई जिन्ना ने भी की, ट्राई दोनों ने की थी, जिन्ना भी ट्राई कर रहा था इधर, लेकिन जिन्ना की पार पड़ी नहीं। तो मैंने बताई थी ना कि मुस्लिम लीग वालों ने एक बार जिन्ना को जाग कहा था कि भाई नेहरू जी को बदनाम कर देते हैं, नेहरू जी के ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है और अपने अखबारों में छापते हैं कि काहे का नेहरू जी प्रधानमंत्री है और इस प्रकार से बातें आ रही है। जिन्ना ने कहा नहीं, किसी की पर्सनल जिंदगी में कोई भी ताक झांके, क्योंकि जिन्ना जानता था कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर, मरने तो रखा है अपने ऐसी बात करनी, जो चल रहा है वैसा ठीक नहीं। तो भाई सोचने वाली बात है कि हम पूरी जिंदगी अंग्रेजों से, पूरी भाई 200 साल तक अंग्रेजों से लड़े कि अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। 47 में अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं और गवर्नर जनरल हम माउंटबेटन को बना रहे हैं, हम हमारे बंदे को और साल भर रखा, साल भर बाद में राजगोपालाचारी बनाए, साल भर बाद में किसको बनाया? इसका मतलब हमें पता था कि राजा नहीं मिलेंगे, राजाओं को मिलाने के लिए जरूरी है, तो माउंटबेटन साल भर तक रहा, राजाओं को यहाँ पे मिला के गया। तो अपने तो 1975 में इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी, तो जयपुर के राजा को गिरफ्तार कर लिया था। जयपुर के राजा थे भवानी सिंह, दिया कुमारी जी के पापा, जो अपने डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इनके फादर थे, उनका नाम क्या था? भवानी सिंह। तो भवानी सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया था। भवानी सिंह जी इससे पहले इंडियन आर्मी में थे, मेजर थे इंडियन आर्मी के। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भवानी सिंह जी की पोस्टिंग थी जैसलमेर। उस समय यह लग रहा था हमें कि तीन तरफ से पाकिस्तान आक्रमण कर सकता है, एक तो ढाका, बांग्लादेश को आजाद करवाना ढाका से हो सकता है, एक पंजाब और एक जैसलमेर। तो हमने तीनों जगह अपनी सेना लगाई, ढाका में भी लगाई, पंजाब में भी लगाई और जैसलमेर। पर पाकिस्तान ने दो ही फ्रंट खोले, ढाका खोला था, पंजाब, पर इतने में पाकिस्तान हार गया तो जैसलमेर वाला फ्रंट उसने खोला ही नहीं था। तो भवानी सिंह जी अकेले बैठे थे यहाँ पे, पाकिस्तान अटैक करेगा अटैक करेगा, पाकिस्तान ने अटैक किया नहीं, तो भवानी सिंह जी बोर होते होते खुद ही पाकिस्तान पे अटैक कर गए। तो भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था और पाकिस्तान के पूरे जिले पर कब्जा किया था, छाछरो। कौन से जिले पे? छाछ। इसलिए बाद में भवानी सिंह जी को महावीर चक्र दिया गया था। क्या मिला था? महावीर चक्र दिया था। हालांकि बातें तो वैसी भी है कि भारत सरकार को लगा कि भवानी सिंह जी से बाद में पूछा गया कि भाई किससे पूछ के तुम पाकिस्तान में घुसे, तो उसने पूछना क्या, मैं रह जाऊं और मैं जा सकता हूं कहीं पर भी? तो फिर कहा ये मामला तो गंभीर है यार, कल को कहते मैं तो राजा हूं, वापस सीट पे आऊंगा तो दिक्कत करवा देंगे। इसलिए भवानी सिंह जी का था रिटायरमेंट लो, घर जाओ और हम तुम्हें क्या दे देंगे? महावीर चक्र। तो 71 में महावीर चक्र लेके वो आ गए थे। बाद में आपातकाल में उनको इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा गांधी ने राजमाता को गिरफ्तार किया था गायत्री देवी। गायत्री देवी चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस के सामने जो भी चुनाव लड़ते थे इंदिरा गांधी सबको जेल में डाल गए थे। तो गायत्री देवी को किया तो बाद में भवानी सिंह जी को भी कर लिया। भवानी सिंह जी को जब किया तो एक तो इंडियन आर्मी ने दबाव दिया। इंडियन आर्मी ने कहा वो हमारा ऑनरेबल मेजर है, हमारा महावीर चक्र विजेता है, ऐसे कैसे कर सकते हो, हम हड़ताल करेंगे। एक तो भारत सरकार पे वो दबाव आया। एक लंदन से फोन आया माउंटबेटन का। किसका फोन आया? उसने कहा राजाओं को जब मैंने भारत में मिलाया था ना, मैंने कहा था कि भारत में और कुछ मिले ना मिले इज्जत पूरी मिलेगी, आप जेल में कैसे डाल सकते हो?
इसलिए बाद में माउंटबेटन के फोन से, इंडियन आर्मी के दबाव से भवानी सिंह जी को वापस छोड़ा था। माउंटबेटन उस घटना के थोड़े दिन बाद में छुट्टियां मनाने के लिए एक द्वीप पर गया था। वहां पर उधर स्कॉटलैंड या आयरलैंड में उनकी कोई क्रांति व्रांति चल रही थी, तो उधर बम फूटा था, उस बम में वो शहीद हो गया था। तो लास्ट काम यही करके गया था, भवानी सिंह जी को जेल से छुड़वा के गया था। तो बेचारा मरते मरते भी अपने तो काम कर ही रहा था राजाओं के यहाँ पर। तो माउंटबेटन कहा गया दोनों जगह अलग अलग क्या बनाए जाएंगे, गवर्नर जनरल। अब जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा भाई? आपका देश बन गया, देश में कानून संविधान तो होना चाहिए, संविधान तो बनाने आप बैठे हो, क्या पता कब बनेगा। तो जब तक नहीं बन जाता तब तक क्या लागू रहेगा? 1935 का। भाई बना हुआ ही था वो पूरा पूरा। अब देश चलाने के लिए सरकार चाहिए, सरकार कब बनेगी? जब चुनाव होंगे। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक अंतरिम सरकार काम करती रहेगी। अंतरिम सरकार बनी हुई थी, तो अंतरिम सरकार जो थी 1952 तक अपने काम करती रही थी, क्योंकि पहले चुनाव कब हुए थे? 1952 तब तक। अब कानून बनाने के लिए संसद चाहिए, आपके पास तो संसद है ही नहीं। तो जब तक चुनाव नहीं होते संविधान सभा काम करती, संविधान सभा ही संसद का काम करेगी। किसका काम करेगी? अभी होता यह था, संविधान सभा के दो काम थे, एक तो संविधान का बनाना है और एक संसद की तरह काम करना है। तो जब वो संविधान बनाने के लिए बैठती तब तो उसकी सीट पे बैठते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बैठते? क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो संसद की तरह बैठती फिर लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। क्या नाम था? तो सीट पर आगे कौन बैठते बाद में? जीवी मावल। तो संविधान सभा ने हमारे दो काम किए, ये तो संसद की तरह काम किया, एक किसका काम किया? संविधान। तो संविधान तो बन गया था 1950, तो संविधान सभा तो डिसमिस हो गई, पर संसद बनी 1952। संसद कब बनी है भाई? जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक संसद नहीं बनी। तो संविधान सभा तब तक किसका काम कर रही थी? संसद। राजाओं के साथ में संधियां थी, अधिनियम में कहा गया राजाओं के साथ की गई सारी संधियां क्या की जाती है? समाप्त। फिर जो ब्रिटेन का राजा या रानी बनता था उसके नाम क्या लगता था? केसर हिंद। क्या लगता था? केसर का मतलब होता है सम्राट। केसर का मतलब क्या होता है? जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी में एक शब्द होता है काइजर। काइजर का मतलब होता है सम्राट। वो काइजर अपने आते आते क्या हो गया? केसर, हिंदुस्तान का सम्राट। तो ब्रिटिश क्राउन क्या लगता है? हिंदुस्तान का सम्राट। भाई हिंदुस्तान का सम्राट है। अब का आज के बाद ये नाम लगेगा, ये भाई आपका भारत आजाद। बोलो भारत माता की इंकलाब, वंदे। ठीक है, तो देश को आजादी मिल गई आपके, बस यही देश की आजादी है आपके। तो 1947 तक और यहां तक आते हमने ये पूरा पढ़ा, तब हमने एक चीज नोटिस की कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना से, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। हमने पढ़ा कि इससे पहले हमने एक 57 की क्रांति की थी। 57 की क्रांति पूरी हिंसक थी। कैसी थी? हिंसक। लेकिन 57 की क्रांति में हमारी पार नहीं पड़ी। 57 की क्रांति के सारे नेता जो थे वो राजा महाराजा थे। तो 57 की क्रांति जब फेल हुई तो उससे हमने दो सबक लिए। एक सबक तो ये लिया कि राजा महाराजाओं से पार नहीं पड़ेगी। जब तक राजा महाराजा आपके नेता है तब तक देश को आजादी मिलेगी नहीं। हमें देश की आजादी के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अंग्रेजों की मानसिकता जानते हो। अंग्रेजों की मानसिकता वे लोग जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। तो हमने वो लोग ढूंढे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की उन लोगों ने बनाई थी आपकी कांग्रेस। क्या बनाई थी? इवन इसमें कुछ तो अंग्रेजी थे। ये ह्यूम खुद कौन है? अंग्रेज। हमने कहा था अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों जैसे लोग लेने पड़ेंगे, सामने वाला जैसा है उसके अनुसार आपको बनना पड़ेगा। और शुरुआत में हमें लगा कि अंग्रेजों से बातचीत करेंगे तो हमारे देश को आजादी मिल जाएगी, और हमने बातचीत का तरीका निकाला और वो हमारा था नरम दल। कौन सा था? धीरे धीरे नेताओं को लगा कि नहीं, खाली बातचीत से पार नहीं पड़ेगी, हमें हड़ताल करनी पड़ेगी, जुलूस निकालने पड़ेंगे, धरने देने पड़ेंगे, प्रदर्शन करने पड़ेंगे। और वो हमारा कौन सा था? गरम दल। और गरम दल ने हमारे एक बड़ा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? और स्वदेशी आंदोलन हमने इसलिए चलाया कि बंगाल का विभाजन क्या कर दिया जाएगा? रद्द। लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द नहीं हुआ। जब बंगाल का विभाजन रद्द नहीं हुआ तो युवाओं को लगा कि ना तो नरम दल में कुछ पड़ा है ना गरम दल में कुछ पड़ा है, अब तो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अंग्रेज यदि बम और पिस्तौल की भाषा समझते हैं तो हम भी किसकी भाषा समझाएंगे? बम और पिस्तौल। हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन के आसपास। किसके आसपास? हमने बम और पिस्तौल से काम लिया, लेकिन फिर भी देश को आजादी तो नहीं मिली। इतने में देश में आगे गांधी जी, और गांधी जी ने आका तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें क्या दिला दूंगा? स्वराज। तो हम गांधी जी के पीछे हो गए, लेकिन हमने गांधी जी को 2.25 साल दिए, लेकिन स्वराज छोड़िए, स्वराज नाम की चिड़िया भी उड़ती हुई नजर। एक बार युवाओं को फिर लगा कि गांधी जी वाले तरीके से भी देश को आजादी मिलेगी नहीं, हम एक बार फिर बम और पिस्तौल की तरफ मुड़ गए। वो हमारी क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो क्रांतिकारी आंदोलन 2 बार होता है, एक बार स्वदेशी आंदोलन के बाद, एक बार असहयोग आंदोलन के बाद।